बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में जब जब सैलाब आता है या फिर बिजली का बहरान पैदा होता है तो हर जुबान पर एक ही बात होती है कि अगर कालाबाग डैम होता तो हम इन आफतों से महफूज रहते। इस बार भी हमें सैलाब के आने के बाद कालाबाग डैम का चर्चा सुनने को मिला कि अगर कालाबाग डैम पाकिस्तान में बना होता तो आज हम इस कदर तबाही से बच जाते। नाज़रीन, अब ये सवाल जहन में आता है कि आखिर कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए इतनी अहमियत का हामिल किस लिए है और ये कैसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन सकता है। आज की वीडियो में हम इसी डैम के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसको तामीर करने के बाद हम सैलाब से महफूज रहने के साथ साथ कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कालाबाग डैम पंजाब की सरजमीन पर बनने वाला आबी मंसूबा है जो अपनी इब्तिदा के दिनों से ही सियासी प्रोपेगेंडा की नज़र हो गया। इस डैम के लिए पहला सर्वे बरतानवी हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल 1873 में किया था और एक लंबे अरसे के बाद कायद-ए-आज़म की इजाज़त से फरवरी 1948 में मियांवाली के मुकाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया गया। इस सूरत हाल को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया क्योंकि भारत समझ चुका था कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखता है तो पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। इसलिए भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। भारत की लीडर भक्ति को देखकर पाकिस्तान भी इस मसले को वर्ल्ड बैंक में ले गया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा तय पाया। अयूब खान ने अपनी दौरे हुकूमत में पानी की अहमियत को समझते हुए कालाबाग डैम की तामीर को जरूरी समझा, मगर अयूब दौर में दीगर आबी मंसूबों की तामीर जोर शोर से जारी थी। इसलिए कालाबाग डैम सिर्फ कागजों तक महदूद रहा और कालाबाग डैम की बारी आने से पहले अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलट गया। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत में पहली बार इस डैम को पाकिस्तान के लिए मुज़र करार दिया गया और इससे जान छुड़ाने के लिए पहली बार कोशिश की गई। कालाबाग डैम पर सही मानों में पहली बार जनरल ज़िया के दौर में काम शुरू हुआ और जनरल ज़िया के दौर में खसूसी तौर पर डैमों के माहिरीन की एक कमेटी बनाई गई जिसने कालाबाग डैम के हवाले से पहली बार एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फीट होगी और इसमें 1.6 मिलियन एकड़ पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसकी तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा और ये पूरे मुल्क में 50 लाख एकड़ रकबे को सैराब करेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसकी तामीर में $8 बिलियन खर्च होंगे और इससे 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। जनरल ज़िया के हुक्म पर कालाबाग डैम की तामीर के लिए दफातर तामीर किए गए, सड़कें बनाई गई और मशीनरी भी मंगवाई गई। लेकिन उस वक्त ANP ने एतराज़ किया कि कालाबाग डैम के मौजूदा डिज़ाइन से नौशहरा शहर डूब जाएगा, लिहाजा इस उज़र को दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई कम कर दी गई। सिंध में मौजूद उस वक्त के सिविल सोसाइटी ने भी एतराज़ उठाया कि पंजाब सिंध का पानी गज़ब कर जाएगा, लिहाजा यह मंसूबा सिंध की आवाम को मंजूर नहीं। तब जनरल ज़ियाउल हक ने चारों सूबों को पानी की तकसीम के एक फार्मूले पर राजी किया, जिसके मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, सरहद 14% और बलूचिस्तान 12% दरियाई पानी लेने पर राजी हो गए। लेकिन अभी ऐसे मामला चल ही रहे थे कि जनरल ज़िया फौत हो गए। नाज़रीन, जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा छोटे डैम बनाए गए, लेकिन ज़िया के बाद यह मंसूबा एक बार फिर घटाई का शिकार होने लगा और पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत की काली घटाएं मुसल्लत हुई और दोनों जमहूरी हुकूमतों ने दोबारा इस मंसूबे को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देना शुरू कर दिया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कालाबाग डैम समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान में डैम नहीं बनाएंगे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत बड़ी आफतों का सामना करना पड़ेगा। इन मंसूबों में नीलम, जेहलम, कालाबाग, भाषा और दीगर छोटे बड़े डैम शामिल थे। 2005 में जनरल मुशर्रफ ने ऐलान किया और 2007 में वकला तहरीक का आगाज हो गया और 2008 में इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ताहम इन 2 सालों में इस डैम की नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली गई थी। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते जाएं कि अगर कालाबाग डैम तामीर कर लिया जाए तो पूरे मुल्क को बिजली मुयस्सर होगी और बल्कि ये हमें हर साल आने वाले सैलाबों की आफत से भी निजात दिला सकता है। कालाबाग डैम से अगर नहरें कराची और गवादर से निकाल कर समुंदर में मिला दी जाएं तो यह पाकिस्तान के लिए दूसरे ममालिक के साथ बहुत ही कम खर्चे में तिजारत मुमकिन बना सकेगा। निज़ाम आबपाशी के जरिए ज़राअत को भी फ़रोग़ दिया जा सकेगा। जगह जगह पर मछली फार्म बनाकर मुकामी लोगों को रोज़गार फराहम किया जा सकेगा।
کالا باغ ڈیم سے جہاں جہاں سے نہریں نکلے گی تو جن علاقوں میں خشک سالی ہے وہاں زراعت کے لیے بآسانی پانی بھی میسر کیا جا سکے گا، اور کالا باغ ڈیم جہاں تعمیر ہوگا وہاں کے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، جس سے ملک کی انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ اس سے بجلی کی پیداوار سے ممکنہ سرمایہ کاری سے جگہ جگہ روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ جہاں جہاں سے نہر گزرے گی وہاں کے لوگوں کو زندگی کی سہولت میسر آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم کے اس قدر فائدے ہیں تو اب تک اس ڈیم کی تعمیر کیوں ممکن نہ ہو سکی؟ جس کا جواب بہت ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس ڈیم کا فائدہ صرف عام آدمی کو ہی ہوگا، اور اس میں نقصان صرف ان لوگوں کا ہی ہے جو ان علاقوں میں بے تاج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں خوشحالی آئے، کیونکہ یہ بے تاج بادشاہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں خوشحالی آ گئی تو ان کے غلام لوگ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، لوگوں کو آسان اور منافع بخش کاروبار مل جائے گا، کیونکہ جو غلام لوگ ان ظالموں کے اشاروں پر ناچتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، غریب کا بچہ تعلیم حاصل کر لے گا اور آنے والی نسلوں کو شعور حاصل ہو جائے گا، نوابوں، وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ عام آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے عام آدمی کو آج تک کیا دیا، اور کالا باغ ڈیم سے ایک بے روزگار، بے گھر اور مفلس آدمی کو کیا نقصان ہے؟ نقصان تو ان بے تاج بادشاہوں کا ہے جن کی بادشاہت اس ڈیم کے بننے سے خطرے میں آ جائے گی، جو ویسے بھی آج نہیں تو کل ضرور ختم ہو جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بے تاج بادشاہ اپنا ساز و سامان سمیٹ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور یہاں صرف غریب عوام ہی آفت اور پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے رہ جاتی ہے۔ کالا باغ ڈیم سے عام آدمی کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ سے بہت بڑی نعمت سے مستفید ہوں گے۔ تو پھر عام آدمی ان بے تاج بادشاہ کے فریب میں کیوں آئے؟ کیونکہ عام آدمی کو استعمال کر کے کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں سڑکوں پر لایا جاتا ہے۔ جب بھی حکومت کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کرتی ہے تو یہ بے تاج بادشاہ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بننے سے ان کی بادشاہت کی دکان ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ حکومت کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف الیکشن کے دنوں میں صادق اور امین بننے کا ڈھول بجاتے ہیں، اور پھر 5 سال عام عوام کی حالت سے بے خبر رہتے ہیں، اور غریب عوام سے کوسوں دور رہنا ہی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ ملک کی تحریک چلائیں اور عام عوام کو اس کی افادیت کے بارے میں اجاگر کروائیں، اور جو لوگ کالا باغ ڈیم کی راہ میں اپنے مفادات کے تحفظ رکھتے ہیں ان کو جامع تکمیل تک پہنچائیں، اور جو لوگ بیرونی ایجنڈے پر اس ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اللہ حافظ۔